नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी इसी चैनल पर हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर कराया जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का। पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री का पोर्शन है और पेपर 2 आपका इतिहास का जो सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। परीक्षा होने तक, परीक्षा संभावना है कि परीक्षा आपका सितंबर माह में होगा और सितंबर तक परीक्षा होने तक हम आपके साथ रहेंगे और परीक्षा में बेहतरीन परिणाम आप लोग को देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। 50% जो स्कोरिंग पॉइंट रखा गया है, 50% जो कट ऑफ रखा गया है कि 50% अगर आपके नंबर हैं तब आप इस एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास माने जाएंगे। तो 50% का आंकड़ा आप लोग हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट को अगर आपने फॉलो कर लिया है, 100% जो हम आपको मटेरियल दे रहे हैं, चाहे आपको PDF नोट्स दे रहे हैं, चाहे आपको लेक्चर्स वीडियो दे रहे हैं, वन लाइनर सीरीज दे रहे हैं, लेक्चर्स वीडियो दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उसकी PDF दे रहे हैं, जो भी कुछ हम मटेरियल दे रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, अगर आप उसे 100% फॉलो करते हैं तो 100% सफलता की गारंटी मैं लेता हूँ आप लोग का। तो हमारा जो चैनल है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट, इससे आप जुड़ सकते हैं। इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के लिए। इसका कोर्स का जो फीस रखा गया है सिर्फ और सिर्फ 699 रुपया फीस है। हमारा जो फीडबैक है, इस अगर आप हमारा जो कोर्स का जो मटेरियल है इसके बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियोज़ को देखिए। झारखंड PGT इतिहास की तैयारी इसी चैनल पर कराई गई और परिणाम बहुत ही सकारात्मक रहा। हमारे जो प्रतियोगी छात्र जो हमसे जुड़े हुए थे उन लोगों की मुँह जुबानी आप सुन सकते हैं कि कितना बेहतरीन प्रश्न, और चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो, मिडिल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, जितना भी प्रश्न पूछा गया, ज़्यादातर प्रश्न झारखंड PGT इतिहास में हमारे द्वारा दिए गए मटेरियल से पूछा गया। तो आप लोग जाकर वीडियो दे सकते हैं, आप जान सकते हैं, लोगों का फीडबैक भी जान सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 699 रुपये के कोर्स में बिहार पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कराई जाएगी। देखिए, जो सिलेबस जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस में जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें विश्व इतिहास का वर्चस्व है। प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास नहीं है, ज़्यादा नहीं है प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास, लेकिन विश्व इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास उसमें बेजोड़ तरीके से दिया गया है सोशल साइंस के इतिहास वाले पोर्शन में। लेकिन पेपर 1 जो है इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री सब दिया गया है। तो हम पेपर 1 का सिलेबस पहले हम पेपर 1 का आज का जो वीडियो है पेपर 1 के लिए है और पेपर 1 को भी और पेपर 2 को भी दोनों हम लोग पेपर 2 के लिए है। देखिए, हाँ, आज का वीडियो जो है वह पेपर 2 के लिए है और इसी तरह से पेपर 2 और पेपर 1 दोनों हम कंप्लीट कराएंगे। पेपर 2 जो है 10+2 के लिए है और पेपर 1 जो है और 9-10 के लिए है, आप लोग जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने सिलेबस देख लिया होगा पेपर 2 का इतिहास का, तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता एक महत्वपूर्ण यूनिट है। सिंधु घाटी सभ्यता है, फिर मौर्य राजवंश है, चोल राजवंश है, ऐसे कर करके दिया हुआ है। तो पहला जो पोर्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। और ऐसे ही अगर एक वीडियो में कंप्लीट हो जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता तो अच्छी बात है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता को एक वीडियो में कंप्लीट कर पाना अपने आप में मुश्किल है, तो एक वीडियो में नहीं होगा तो 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4-5 वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और बहुत ही बेजोड़ तरीके से, अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। और जो भी हम आपको बताएंगे, जो भी हम आपको समझाएंगे, इसका नोट्स भी आपको लोगों को उपलब्ध कराएंगे, इसकी टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे, इसका वन लाइनर सीरीज भी आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे और साथ ही साथ अपने टेलीग्राम पर लगातार 10 से 15 MCQ भी आप लोग को देते रहेंगे। तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आज का अध्याय है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर आप लोग को जानकारी दें तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन सभ्यता है। और जब विश्व की प्राचीन बहुत जो भी उसके समकालीन सभ्यता रही हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, वह सभ्यता जो अपने कदमों पर चल भी नहीं पा रही थी, तब सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही उन्नत अवस्था में था, बहुत ही उन्नत अवस्था में था। तब यहाँ पर नगरी सभ्यता का विकास हो गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता को हम 3 नामों से जानते हैं। इसे सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। 3 नाम है इसके। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 नाम हैं, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं इस जो समकालीन विकसित हुई थी, चाहे सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता हो या हड़प्पा या फिर हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर हो, आलमगीरपुर खोजा गया हो, सुतकांगेडोर खोजा गया हो, लोथल हो, रोपड़ हो, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग स्थल थे। धौलावीरा, राखीगढ़ी, ये सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग स्थल थे। बनावली भी उसमें से था, कुड़ाल था,
तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग स्थल थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं उसमें सबसे पहले जो खोजा गया स्थल था वह था हड़प्पा, जिसे 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था। और उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक थे सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का एक अलग नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। 1921 में दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन करवाया था। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, अब हड़प्पा के बारे में आप लोग देख रहे हैं, तो हड़प्पा का उत्खनन सबसे पहले किया गया था। और हड़प्पा का जो उत्खनन किया गया था, तो यह आप लोग को जानकारी अवश्य होनी चाहिए। परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न होता है कि जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग नगर खोजे गए वह किस नदी के किनारे थे, यह वर्तमान में यह जगह कहाँ है, यह भी देखने में जानने में आता है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखें तो हड़प्पा जो है इस समय भारत में नहीं बल्कि अविभाजित भारत में है, मतलब पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में यह हड़प्पा स्थित है। अब देखिए, पुरानी पुस्तकें जो हैं उसमें मांटगोमरी का जिक्र है कि हड़प्पा कहाँ है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिला में हड़प्पा है। लेकिन अब मांटगोमरी जिला नहीं रहा, अब मांटगोमरी जिले से ही विभाजित करके शाहीवाल जिला बना दिया गया है। और अब अगर प्रश्न पूछा जाए हड़प्पा कहाँ है, तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शाहीवाल नामक जिले में हड़प्पा स्थित है। एक आप लोग को छोटी सी जानकारी और आपको दूं कि पंजाब प्रांत में एक गाय होती है, बहुत ही मशहूर और दुधारू नस्ल की गाय होती है। वह गाय जो होती है उसका नाम है शाहीवाल गाय, जो असल में शाहीवाल में ही पाई जाती है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शाहीवाल में ही इस नस्ल की गाय मिलती है, शाहीवाल गाय। और यह बहुत ही दुधारू गाय होती है, 40 से 45 लीटर दूध यह पर डे देती है शाहीवाल गाय। तो यह एक अनूठी जानकारी थी, तो यह जानकारी आप लोग को दे दिया हूँ ताकि आप रिलेट करिएगा कि उसी शाहीवाल में हड़प्पा की खोज हुई थी, उसी शाहीवाल में हड़प्पा प्रांत पड़ता है, हड़प्पा नामक जगह पड़ता है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शाहीवाल जिले में। पहले वह मांटगोमरी जिला में पड़ता था, तो अब यह मांटगोमरी से ही विभाजित करके शाहीवाल जिला बना है, तो वहीं पर हड़प्पा है। अब देखिए, हड़प्पा नगर 1921 में खोजा गया था। हड़प्पा के बाद एक और नगर खोजा जाता है 1922 में, और उसका उत्खनन, उसके खोजकर्ता जो थे वह राखल दास बनर्जी थे। हड़प्पा जो खोजा गया था पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शाहीवाल में खोजा गया था, और 1922 में राखल दास बनर्जी ने जो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत से किया था। मतलब तब यह अविभाजित भारत का अंग था, विभाजन के बाद वह जगह अब पाकिस्तान में पड़ता है। तो यह दुर्भाग्य की बात है, लेकिन आप समझ लीजिएगा यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो पड़ता है। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है यह अक्सर पूछता है परीक्षाओं में, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है यह है मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला। तो देखिए, बहुत पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता का खोज नहीं हुआ था तब मोहनजोदड़ो में कई जगह टीले, बड़े बड़े टीले पाए जाते थे। तो लोगों को यह, वहाँ पर जो स्थानीय लोग रहते थे वह बहुत डरा करते थे, उन्हें हमेशा किसी आत्मा का आभास होता था। तो वह उस टीले को मुर्दों का टीला कहते थे कि यहाँ कोई मुर्दा फूका गया है और मुर्दा जलाया गया होगा, फूका हो गया होगा। तो यह मुर्दों का टीला कहा करते थे, वहाँ पर जाने से बचा करते थे। इसीलिए उस जगह का नाम उन्होंने मोहनजोदड़ो रख दिया। मोहनजोदड़ो जो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। तो इसी मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में की थी। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के वैसे तो बहुत सारे नगर हैं, लोथल है, रोपड़ है, कालीबंगा है, सुतकांगेडोर है, बनावली है, कुड़ाल है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, ठीक है, धौलावीरा है, राखीगढ़ी है, कई सारे स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक हजारों स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के दो बड़े स्थल बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, एक है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदड़ो। ये सिंधु घाटी सभ्यता के दो बड़े स्थल हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसीलिए एक बहुत बड़े पुरातत्वविद थे, पिग्गट नाम था उनका, बहुत बड़े पुरातत्वविद थे पिग्गट महोदय। तो पिग्गट महोदय ने एक बहुत बड़ा वक्तव्य दिया था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में, संयुक्त रूप से एक बहुत बड़ा वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो
एक साम्राज्य की दो बड़ी राजधानियां हैं, विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता इतना बड़ा विशाल है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। तो इतने बड़े विशाल साम्राज्य में, इतने बड़े विशाल सभ्यता में दो बड़े नगर हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और यह विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। तो परीक्षाओं में यह पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसीलिए मैं इस चीज को मैं बार बार दोहरा रहा हूं। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो पिग्गट महोदय ने इसे कहा था कि यह विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। अब हड़प्पा के बारे में एक बात और आपको बता दें कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, क्योंकि परीक्षाओं में यह भी पूछता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थल किस नदी के किनारे है, सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थल का उत्खननकर्ता कौन था, सिंधु घाटी सभ्यता के इस स्थल से क्या मिला, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। लेकिन भाई इतना से पर्याप्त नहीं होता है आपकी जानकारी। अब तो परीक्षाओं में यह भी पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थल मतलब हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी किनारे है। लेकिन यह रावी की किस किनारे है? क्या यह दाएं किनारे है या बाएं किनारे है? तो यह बात जान लें कि जो हड़प्पा है यह रावी नदी के बाएं किनारे है, बाएं तट पर है। रावी वो लगा है मतलब बाएं तट पर है, ऐसे आप तुकबंदी से समझ सकते हैं। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है, रावी वो मतलब बाएं तट पर है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर है। मोहनजोदड़ो द लगा है तो दाएं तट पर है, ऐसे आप समझ सकते हैं। यह परीक्षाओं में पूछा जाता है, दाएं तट पर है और बाएं तट पर, दाएं तट पर है या बाएं तट पर है, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अब आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु के दाएं तट पर है, क्योंकि उधर द लगा है इधर ब लगा है, ऐसे आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा, यह बात मैंने आपको बताई कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब उत्खनन हुआ था 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में, 1922 में सरजान राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में। लेकिन उस समय जो पुरातत्ववेत्ता थे सर जॉन मार्शल थे, ठीक है। तो सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का नाम दिया था सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले इस सभ्यता का जो नामकरण किया था वह सर जॉन मार्शल ने ही सिंधु सभ्यता नाम दिया था। तो इस पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक बात और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि रेडियो कार्बन पद्धति C14 यह थोड़ा विज्ञान की पद्धति होती है। रेडियो कार्बन पद्धति C14, तो यह एक ऐसी तकनीक होती है, एक ऐसी प्रणाली होती है जिससे किसी भी ऐसे चीज़ का जो बहुत पुरानी हो उसका आयु का गणना हो जाता है कि अगर कोई पत्थर मिला है, कोई मेटल की कोई चीज़ मिली है तो यह कितनी पुरानी है, ठीक है। इससे रेडियो कार्बन पद्धति से ही हम उसके आयु की गणना कर लेते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी हो सकती है। तो रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि का आकलन किया गया है। रेडियो कार्बन पद्धति मतलब C14 के द्वारा ही, नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की आयु की गणना की गई है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है। क्योंकि बहुत सारे अलग अलग पुरातत्ववेत्ता रहे हैं, जो भी बड़े बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं, सबका अलग अलग मानना है। कोई मानता है यह 3200 ईसा पूर्व पुरानी है, कोई 2800, कोई 2500, कोई 2350, कोई 1700। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिकों के, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, और सबके मत में C14 की जो कार्बन डेटिंग प्रणाली होती है उसी आधार पर आयु का गणना किया जाता है। तो सभी का विश्लेषण करने के बाद यह एक सर्वमान्य तिथि की गणना मानी गई। सर्वमान्य तिथि क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की? तो वह 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना गया है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक पल्लवित और विकसित हुई? तो 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है। मतलब बहुत सारे वैज्ञानिकों ने यही माना कि 2350 से लेकर 1750 इसकी तिथि है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। मतलब 2350 से लेकर 1750 तक सिंधु घाटी सभ्यता अपने पराकाष्ठा पे थी, अपने पल्लवन की एकदम सबसे उच्चतम शिखर पे थी, ठीक है।
पराकाष्ठा पे थी। वैसे हम लोग कई सारे वैज्ञानिकों के जो मत थे, निर्धारित तिथि थी, उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे सर जॉन मार्शल थे, तो सर जॉन मार्शल ने माना कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व पुरानी है। ठीक है। अर्नेस्ट मैकी ने माना 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व पुरानी है। माधव स्वरूप वत्स ने माना 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व पुरानी है। ठीक है। मार्टिमर व्हीलर ने माना कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का निर्धारण समय माना। फेयर सर्विस ने माना कि 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता पल्लवित और विकसित हुई। तो अलग अलग वैज्ञानिकों का यह अलग अलग मत है। ठीक है। अब एक चीज और हम लोग देख लेते हैं कि इस सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं, मतलब कहाँ से इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। क्या संपूर्ण भारत से मिले हैं या फिर बाकी भारत के अलग जो देश हैं, चाहे पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, वहाँ से भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो देखिए, इसके जो स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, वह पाकिस्तान में पंजाब से मिले हैं, भारत के पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब, मतलब कुल मिलाकर पंजाब से भी मिले हैं, सिंध से मिले हैं, बलूचिस्तान से मिले हैं, और भारत में भी पंजाब से मिले हैं, गुजरात से मिले हैं, राजस्थान से, हरियाणा से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से और पश्चिमी महाराष्ट्र से सिंधु घाटी सभ्यता के भरपूर स्थल पाए गए हैं। मतलब यह वह जगह है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थल मिले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल खोजे गए हैं, अब तक जितने भी स्थल खोजे गए हैं, सबसे ज़्यादा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के जो खोजे गए हैं वह गुजरात से खोजे गए हैं, गुजरात से। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इसका क्षेत्रफल के बारे में बता दें तो पुरानी पुस्तकों में आमतौर पर है कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। मतलब 13 लाख वर्ग किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, यह सब पुरानी पुस्तकों में है, पुराने आकलन के आधार पे है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग नए नए स्थल खोजे जा रहे हैं, लगातार खोजे जा रहे हैं। आज से 8 साल 10 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला नगर था वह मोहनजोदड़ो माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, 8 से 8-10 साल पहले। लेकिन नए खोज के आधार पर यह माना गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वह है राखीगढ़ी, जो हरियाणा में है। तो इस तरह से लगातार जब नए नए स्थल खोजे जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, तो उसका क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। उसका क्षेत्रफल वही थोड़ी रहेगा जो पुरानी पुस्तकों में है। तो पुरानी पुस्तकों में 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि नए अध्ययन के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। 20 लाख वर्ग किलोमीटर पर यह सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर। तो देखिए, इसका जो क्षेत्रफल है एक अच्छे तरीके से आपको बता दूं कि उत्तर में मांडा से लेकर, उत्तर में मांडा मतलब जम्मू कश्मीर में मांडा है, तो उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दायमाबाद, नर्मदा नदी के तट तक, और पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ के आलमगीरपुर से लेकर, और पश्चिम में सुतकांगेडोर मतलब बलूचिस्तान के सुतकांगेडोर तक इस सभ्यता का विस्तार है। ठीक है। पूर्व से पश्चिम जो सिंधु घाटी सभ्यता की लंबाई है वह 1600 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण जो सिंधु घाटी सभ्यता की लंबाई है वो लगभग 1400 किलोमीटर है। तो इतना बड़ा क्षेत्रफल पर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो था त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार इसका आकार था। अब कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह किस प्रजाति के थे। कुछ ऐसे पुरातत्ववेत्ता हैं जो यह मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे प्रोटोवास्टलाइट थे। कुछ लोग द्रविड़ मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को। कुछ लोग भूमध्य सागरी मानते हैं। कुछ ऐसे भी पुरातत्ववेत्ता हैं जो निग्रो मान लेते हैं। तो सभी अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता की जो जनसंख्या थी, ऐसा आकलन के आधार पर बताया गया है कि वह मिश्रित प्रजाति के थे। वह किसी एक प्रजाति के नहीं थे, वह कई प्रजातियों का योगदान था सिंधु घाटी सभ्यता में। और लगभग 4 प्रजातियां थी सिंधु घाटी सभ्यता में। एक थे प्रोटोआस्ट्रलाइट, फिर आपका भूमध्य सागरी भी थे, फिर अल्पाइन थे, और फिर मंगोलाइट थे। प्रोटोआस्ट्रलाइट, भूमध्य सागरी, अल्पाइन और मंगोलाइट, 4 प्रकार की प्रजातियां सिंधु घाटी सभ्यता में
रहा करती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रजाति रही सिंधु घाटी सभ्यता में, सबसे ज़्यादा सर्वमान्य प्रजाति माना जाता है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और भूमध्य सागरी। अगर परीक्षाओं में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रजाति के थे, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और भूमध्य सागरी, इस पर आप लोग ज़्यादा टिक करिएगा। वैसे अलग अलग छोटे छोटे अलग अलग वैज्ञानिकों का, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ लोग अल्पाइन, कुछ लोग मंगोलाइड, कुछ लोग निग्रो भी मानते हैं, तो वही बात मैंने कहा, लेकिन आमतौर पर ज़्यादा धारणा है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड एवं भूमध्य सागरी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यह कहाँ से आई हुई थी? तो देखिए, वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह आर्य सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के ही लोग विकसित होकर आर्य सभ्यता में परिवर्तित हो गए। तो आर्य सभ्यता कैसे मानी जाती है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वह कौन थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्यजन ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किए थे, जबकि पुस्तकों में है या फिर आप लोग जानते भी हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आर्य सभ्यता आई थी। तो आर्य कैसे सिंधु सभ्यता के निर्माता हो गए? अब कैसे हो गए मैं तो यह नहीं बता सकता हूं, लेकिन यह वक्तव्य किसका था, यह किस विद्वान ने कहा कि सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य थे? तो उनका नाम था डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप बताते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य थे। फिर सिंधु सभ्यता के निर्माता सुमेरियन लोग थे, मतलब मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता का निर्माण किए थे। यह अपने आप में बड़ी बात है कि मेसोपोटामिया के लोग, मतलब सुमेरिया के लोग, वह खुद सिंधु घाटी सभ्यता से सीखते थे, सब कुछ तो सीखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से कला, विज्ञान, तकनीक सब कुछ उन्होंने आयात किया था सुमेरिया के लोगों ने, मेसोपोटामिया के लोगों ने। मेसोपोटामिया को ही सुमेरियन सभ्यता कहते हैं, तो वही मेसोपोटामिया के लोग जो थे वह सब कुछ सिंधु घाटी सभ्यता से कला, विज्ञान, तकनीक सब आयात करते थे, सबका सब आयात करते थे। मतलब वह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बहुत आदर्श मानते थे मेसोपोटामिया के लोग। और यहाँ पर कुछ विद्वान, कुछ इतिहासकार यह कह देते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता जो थे सुमेरियन थे। और उस विद्वान का नाम क्या है? तो गॉर्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड, यह इतिहासकार हैं, पुरातत्ववेत्ता हैं, लेकिन इनके इतिहासवेत्ता होने पर थोड़ा बहुत संदेह होता है जब यह बात कर रहे हैं कि सुमेरियन सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किए थे। कोई जिसे खुद बहुत कुछ पता नहीं था, वह आगे लोग नहीं थे सुमेरियन सभ्यता के लोग, तो वह लोग कैसे सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण कर सकते हैं? लेकिन यह बातें किसने कही? गॉर्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? सुमेरिया के लोग। और आर्य लोग जो थे सिंधु सभ्यता के निर्माता थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने कही थी। अब देखिए, सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे, यह बात है किसने कही? तो राखल दास बनर्जी ने कहा कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? द्रविड़ लोग थे। तो परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके अनुसार द्रविड़ सिंधु सभ्यता के निर्माता थे? तो राखल दास बनर्जी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और भी किसी प्रकार का कुछ भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और इसी तरह से आपकी क्लासें चलेंगी और कुछ भी छूटेगा नहीं। मैं जितना कुछ बताया हूँ, जितना कुछ समझाया हूँ, इसका सारा का सारा नोट्स आपको दूंगा। और यह याद रखिएगा, पेपर 2 जो आपका है एकदम झंडा गाड़ देंगे आप लोग, ध्यान में रखिएगा। और पूरी 100% तैयारी आपकी कराई जाएगी पेपर 2 की, पेपर 2 और पेपर 1 दोनों की। तो जिनको भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 699 रुपये के पैकेज में आपको पेपर 2 की पूरी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।